नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर अपने चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत जल्दी एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। आपके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है दोस्तों वो है आपका 10 जनवरी से स्टार्ट है। तो कोशिश करिए कि आपकी तैयारी का जो फाइनल टच है, जो अंतिम तैयारी का जो अंतिम मौका होता है उसको बढ़िया करिए अपने। और जो लास्ट 2-4-5 दिन बचे हैं आपके, उसमें अपनी पॉलिशिंग करिए, अपने ज्ञान को और परिष्कृत करिए। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपके लिए एक करंट अफेयर्स का अगला वीडियो लेके आया हूँ। करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पिछले दिनों चर्चा में रहा कूनो नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। चर्चा में क्यों था दोस्तों? चर्चा में इसलिए था कि भारत में 1952 में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, चीतों को 1952 में ही भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इस बात से जो मोदी जी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने नामीबिया के साथ एक समझौता करके देश में 8 चीते लेके आए। देश में 8 चीते लेके आए हैं और इन्हें श्योपुर, मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में इनको छोड़ा गया है, ताकि फिर से देश में चीतों की संख्या को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं अपने। हाल ही में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल है? दोस्तों, इस बार जो सूची है हमारी फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, उनमें 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। दोस्तों, 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। कौन कौन सी वो भारतीय? लिस्ट में जो पहला स्थान है वो है उर्सुला वान डेयर लेन। ये जो हैं यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष हैं दोस्तों, और इनको पहला स्थान मिला है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, 6 भारतीय महिलाएं हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। निर्मला सीतारमण हैं, जो सभी जानते हैं, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, और निर्मला सीतारमण। इसके बाद दूसरी पोजीशन पे जो हैं वो 53वें स्थान पर हैं रोशनी नादर, जो SCL टेक की चेयरपर्सन है। तीसरी पोजीशन पे माधवीपुरी बुच जो हैं वो सेबी की चेयरपर्सन है। चौथी भारतीय जो महिला हैं, जो माधवीपुरी बुच जो हैं वो 54वें स्थान पर हैं। और चौथी भारतीय महिला जो हैं वो सोमा मंडल हैं, 67वें स्थान पर हैं। इसके बाद 72वीं पोजीशन पे जो हैं वो किरण मजूमदार शाह हैं। और 89वीं पोजीशन पे जो हैं वो हैं फाल्गुनी नायर, जो कि नायका एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, उसकी वो फाउंडर और CEO हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण में आयोग ने भटके हुए बच्चों को उनके घर जाने और परिवार वालों को से मिलाने के उद्देश्य से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन पोर्टल जो है वो दोस्तों ये ऑनलाइन पोर्टल जो होगा दोस्तों ये है भटके हुए बच्चों को घर पहुंचाने के उद्देश्य से और उनके परिवार के वालों से मिलाने के उद्देश्य से जो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, उसका नाम है दोस्तों घर। इसका इंग्लिश में जो नाम है घर, GHAR, घर। इसका मतलब है गो होम एंड री यूनिट। गो होम एंड री यूनिट। गो होम एंड री यूनिट
इसका फुल फॉर्म होगा दोस्तों। और ये जो पोर्टल बनाया गया है वो उन खोए हुए या भटके हुए बच्चों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिसमें एक क्लिक से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो भटके हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने हाल ही में अपना नया चेयरमैन और सीईओ किसे बनाया है। दोस्तों नए चेयरमैन जो बनाए गए हैं वो अनिल कुमार लाहोटी हैं। दोस्तों अनिल कुमार जो लाहोटी हैं वो रेलवे भर्ती बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बनाए गए हैं। दोस्तों ये जो हैं वो वी.के. त्रिपाठी का स्थान लेंगे। वी.के. त्रिपाठी का ये स्थान लेंगे, यानी इसके पहले अनिल कुमार लाहोटी के पहले जो थे वो वी.के. त्रिपाठी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में गूगल पर वर्ष 2022 में सबसे अधिक निम्नलिखित में से क्या सर्च किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में गूगल पर सर्च जो किया गया है इस बार सबसे अधिक 2022 में वो है आईपीएल 2022 को। आईपीएल 2022 जो है इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की एक जो प्रतियोगिता होती है, बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। और इस बार का जो आईपीएल है दोस्तों वो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता। राजस्थान रॉयल्स को हराकर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स को हराकर गुजरात टाइटन ने ये आईपीएल 2022 का खिताब अपने नाम किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल महाकुंभ का आयोजन किया। दोस्तों खेल महाकुंभ का जो आयोजन होता है वो हर वर्ष जो गुजरात में किया जाता है दोस्तों, गुजरात में। और इस बार इन खेलों का आयोजन अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये है दोस्तों कि खेलों को बढ़ावा देना और जो नए खेलों की जो से जुड़ने वाले जो नए लड़के हैं, नई पौध है, उनको तैयार करना और आने वाले राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और ओलंपिक खेलों में इनको भेजना, इस खेल महाकुंभ का उद्देश्य है दोस्तों। इसकी शुरुआत जो है 2010 में की गई दोस्तों। इन खेल महाकुंभ की शुरुआत जो है वो 2010 में की गई। इस बार जो खेल महाकुंभ है 2022 में वो अहमदाबाद में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत यूरिया और अन फर्टिलाइजर का नया ब्रांड नाम क्या है। दोस्तों इसका आंसर होगा भारत। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो ये योजना है वन नेशन वन फर्टिलाइजर, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया और कहा गया कि अब जितने भी फर्टिलाइजर्स होंगे, यानी कि जितने भी उर्वरक होंगे, उन पर केवल एक ही ब्रांड होगा। नाम जो ब्रांड नेम होगा वो केवल एक ही होगा, वो होगा भारत। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मार्केट में इसकी मारामारी होती थी फर्टिलाइज़र्स की, एक वो बंद होगी। दूसरा जो काला बाजारी होती थी वो बंद होगी। और हमारे जो किसान भाई हैं उनको एक ही छत के नीचे इनको आसानी से ये फर्टिलाइज़र उपलब्ध होंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा की गई है। दोस्तों जो अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, यानी ECA, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है जो दोस्तों इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि पहली बार एक पैरा एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। दोस्तों वो जो पैरा एस्ट्रोनॉट जो है मैं आपको बता दूं वो उनका नाम जो है जॉन मैकफॉल है। जॉन मैकफॉल जो है जॉन मैकफॉल नाम के अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो पहले
जो विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे यानी पैरा एस्ट्रोनॉट होंगे दोस्तों। और ये जो काम करेगी जो एजेंसी वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? 11वां संगाई फेस्टिवल जो है, संगाई फेस्टिवल जो है दोस्तों, वो मणिपुर में मनाया जाता है दोस्तों। यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है दोस्तों, यह एक सांस्कृतिक महोत्सव है दोस्तों। दोस्तों ये जो उत्सव है ये मणिपुर में मनाया जाता है और ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है। अब जो संगाई है इसका नाम जो है वहाँ के जो राज्य का पशु है, राज्य का पशु यानी मणिपुर का जो राजकीय पशु है वो है संगाई, उसी के नाम पर इसको संगाई फेस्टिवल इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? देखिए दोस्तों, देखते जाइए दिन ब दिन कैसे कैसे परिवर्तन आ रहे हैं और कैसा कैसे सम्मान हमारे भारत को मिल रहा है, कैसा भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। दोस्तों ये पहला मौका है जब इंग्लैंड के किसी स्टेडियम का नाम बदलकर, बल्कि इंग्लैंड नहीं पूरे विश्व के किसी भी स्टेडियम का नाम बदलकर किसी भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। दोस्तों ये वही इंग्लैंड है जिसने हमारे ऊपर राज किया और हमको गुलाम बना के रखा, और अब ये पोजीशन है कि वहाँ के जो स्टेडियम है लेसेस्टर क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम बदलकर भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा जा रहा है। दोस्तों वो और कोई नहीं, वो दिग्गज खिलाड़ी जो हैं सुनील गावस्कर हैं। जो सुनील गावस्कर थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए थे, और इनके जो टेस्ट क्रिकेट में जो इनके शतक था, उनके शतकों का जो रिकॉर्ड था वो भी बहुत दिन तक किसी ने नहीं तोड़ पाया। दोस्तों ये भारतीय ओपनर थे और पूर्व भारतीय कप्तान भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। IMF ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत का रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों ग्रोथ रेट जो है वो 2023 में भारत की 6.8% रहने वाली है। दोस्तों ये कहना है IMF का, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये कहना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये कहना है कि भारत की जो 2023 में ग्रोथ रेट है वो 6.8 होगी। ये काफ़ी अच्छी रहने वाली है, ये स्थिति काफ़ी अच्छी होगी। और इससे फायदा क्या होने वाला है? इससे IMF का मानना है कि इससे महंगाई जो है, महंगाई कम होगी, महंगाई पे लगाम लगेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो IMF है इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? दोस्तों ला गणेशन जो हैं वो मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं, और ये किसका स्थान लेंगे? दोस्तों ये इन्होंने गंगा प्रसाद का स्थान लिया है। दोस्तों गंगा प्रसाद का स्थान लिया है, जो मणिपुर के, इनके पूर्व में मणिपुर के कार्यवाहक राज्यपाल थे, उन्होंने ला गणेशन ने इनका स्थान लिया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ बनाए जाने की घोषणा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में बनाया जाएगा। हरियाणा राज्य में गुरुग्राम में बनाया जाएगा। क्या है ये मैं आपको बता दूं, ये जो गुरुग्राम में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, ये 10,000 एकड़ में बनाया जा रहा है। दोस्तों 10,000 एकड़ में इसका निर्माण किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सफारी पार्क है ये विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने वाला है। अभी वर्तमान में जो है दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका का सफारी पार्क है, जो वर्तमान में 2,000 एकड़ में बना है। दोस्तों वर्तमान में 2,000 एकड़ में दक्षिण अफ्रीका का सफारी पार्क बना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 भारत को कौन सा स्थान दिया गया है दोस्तों? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को 40वां स्थान दिया गया दोस्तों। भारत को 40वां स्थान मिला है। मैं आपको बता दूं, भारत को 2015 में भारत का स्थान था दोस्तों 81वां स्थान जो था भारत का 2015 में ये पोजीशन थी भारत की। अब भारत ने एक लंबी और तगड़ी छलांग लगाई है और इसमें भारत को 40वां स्थान मिला है दोस्तों। 132 देशों को इसमें शामिल किया गया था। 132 देशों का ये सर्वे हुआ है। इस सूचकांक में मैं आपको बता दूं, स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पर, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है वर्ल्ड माने ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक यानी इंडेक्स। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत जो है वो 40वीं पोजीशन पर आ गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलियाई ओपन में एशले बार्टी ने जीता है। कहाँ की हैं दोस्तों? अगर ये पूछा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ऑस्ट्रेलिया की ही हैं, यानी ऑस्ट्रेलियाई ओपन में ऑस्ट्रेलिया की ही महिला खिलाड़ी ने ये खिताब जीता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जो एलिना रबाकीना हैं ये कजाकिस्तान की हैं दोस्तों, कजाकिस्तान की हैं दोस्तों। और एलिना रबाकीना जो हैं ये इन्होंने विम्बल्डन 2022 महिला एकल जीता है। जो विम्बल्डन 2022 महिला एकल का खिताब अगर पूछे तो एलिना रबाकीना कजाकिस्तान की हैं दोस्तों। आपको आगे बताता हूं कि फ्रेंच ओपन 2022 और अमेरिकी ओपन 2022 वो जीता है इगा स्वीटेग ने। इगा स्वीटेग जो है वो कहाँ की हैं दोस्तों? वो है पोलैंड की हैं दोस्तों, पोलैंड की हैं। इगा स्वीटेग जो है दोस्तों वो पोलैंड की हैं। अगर आप चारों को आसानी से याद कर सकते हैं। एशले बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलिया की हैं, वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता है। एलिना रबाकीना जो है वो कजाकिस्तान, रूसी मुल्क की कजाकिस्तान की महिला हैं और इन्होंने विम्बल्डन 2022 जीता है। इसके बाद बाकी जो दो हैं फ्रेंच और अमेरिकी ओपन वो इगा स्वीटेग ने जीता और ये कहाँ की हैं दोस्तों? ये है पोलैंड की। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया। योजना किससे संबंधित है दोस्तों? ये योजना शिक्षा से संबंधित है। बड़ी शानदार योजना है। देखें जरा क्या है पीएम श्री योजना जो है दोस्तों, इसको ऐसे लिखते हैं पीएम श्री योजना क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया क्या है ये योजना? मैं आपको वो भी बता दूं कि जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं उन पुराने सरकारी स्कूलों को नए स्कूलों में परिवर्तित करना और बच्चों को यानी जो उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं उनको स्मार्ट शिक्षा देना, ये उद्देश्य है दोस्तों। ये उद्देश्य है पीएम श्री योजना का। आगे बढ़ते हैं। कोविड महामारी के दौरान लिखी गई पुस्तक लॉकडाउन लिरिक्स के लेखक कौन है? ये हैं दोस्तों संयुक्ता दास। ये एक उड़िया लेखिका हैं, यानी ओडिशा की हैं। उड़िया लेखिका हैं दोस्तों, और ये पुस्तक जो है दोस्तों कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान लिखी गई है। और इसकी जो विषय वस्तु है वो ये है कि उस दौरान इन्होंने अपने अनुभवों को लिखा है। देश में क्या घटित हुआ, किस तरह से लोग परेशानी में रहे और इनके खुद के अनुभव क्या थे, ये उस पुस्तक में इन्होंने संयुक्ता दास ने लिखा है लॉकडाउन लिरिक्स में। आगे बढ़ते हैं।
वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेल जो है मैं आपको बता दूं वो गोवा में आयोजित होंगे। वर्ष 2023 में जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो गोवा में आयोजित होंगे। और ये कौन सा संस्करण होगा? ये 37वां संस्करण होगा दोस्तों, ये 37वां संस्करण होगा। मैं आपको बता दूं 36वां राष्ट्रीय खेल जो राष्ट्रीय खेल है उनका जो 36वां संस्करण है दोस्तों ये गुजरात में आयोजित किया गया था। गुजरात में आयोजित किया गया था 2022 में। और मैं आपको बता दूं इसमें जो सबसे ज़्यादा पदक तालिका में यानी टॉप पर था, प्रथम स्थान पे, वो सर्वसेज को पहला स्थान मिला था, यानी पदक तालिका में सर्वसेज पहले स्थान पर था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में FIH यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ है यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है दोस्तों उसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुने गए हैं। वो कौन है? मैं आपको बता दूं वो है PR श्रीजेश। PR जो श्रीजेश है उनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया। अगर आपसे पूछे कि महिला गोलकीपर कौन चुनी गई है दोस्तों, तो महिला गोलकीपर जो है वो दोस्तों चुनी गई हैं सविता पूनिया जो है वो भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है दोस्तों। वर्तमान में हॉकी महिला टीम की कप्तान है और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुनी गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 2022 में किस स्थान पर ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 आयोजित किया गया? दोस्तों अक्टूबर 2022 में इसे चेन्नई में आयोजित किया गया दोस्तों, और जिसका उद्देश्य है भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ाना और इसके साथ साथ नए रोजगार का सृजन करना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों हर 2 वर्ष में इसको मनाया जाता है। पहले तो ये समझे 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है और वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, यानी कि एक मई महीने में मनाया जाता है दोस्तों और दूसरा जो है वो अक्टूबर में मनाया जाता है, अक्टूबर में। तो इसको मनाया जाता है दोस्तों 8 अक्टूबर को इस बार मनाया गया। 2022 में इसे अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में इसको मनाया जाता है दोस्तों, और इसको इस बार 8 अक्टूबर को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आपको थोड़ा और बता दूं, प्रवासी पक्षी दिवस जो है वो वास्तव में जो भी पक्षी आते हैं प्रवास करते हैं देश में, ये उनके लिए है, यानी उनकी सुरक्षा उनके संरक्षण के लिए है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया था उसका जो थीम थी दोस्तों, कभी ये भी पूछेगा तो उसकी थीम थी प्रकाश प्रदूषण। जो लाइट पॉल्यूशन है, जितने भी प्रवासी पक्षी आते हैं भारत में उनको सबसे ज़्यादा लाइट जो होता है, प्रकाश होता है, बढ़ता हुआ जो चकाचौंध है देशों में, हमारे भारत भी उससे अलग नहीं है। तो जो बढ़ता हुआ प्रकाश है, बढ़ता हुआ प्रकाश की जो चकाचौंध है वो इनको डिस्ट्रैक्ट करती है, इनको विचलित करती है। तो इस बार की जो थीम थी वो प्रकाश प्रदूषण थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान का जो नाम है अब कर दिया गया है सुंदर भारत, यानी ब्यूटीफुल इंडिया। तो सुंदर भारत जो अब इसका नाम कर दिया गया है, आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों। भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चुनाव आयोग ने नया नेशनल आइकॉन
यानी कि राष्ट्रीय जो आइकॉन है वो किसे बनाया गया दोस्तों? आप इनको जानते ही होंगे, मिर्ज़ापुर के कालीन भैया। कौन नहीं जानता? तो मिर्ज़ापुर के कालीन भैया जो हैं वो है पंकज त्रिपाठी। तो चुनाव आयोग ने इनको हाल ही में भारत का नया नेशनल आइकॉन बनाया है, कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी को। आगे बढ़ते हैं। 12वां आईसीसी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो महिला विश्व कप है वो किसने जीता? दोस्तों इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से हराकर ये विश्व कप 7वीं बार अपने नाम किया। 7वीं बार दोस्तों, ये 7वीं बार अपने नाम किया और एक बहुत बड़ी इनामी राशि यानी 10 करोड़ की इनामी राशि ये महिला टीम ले उड़ी। यानी इस महिला टीम को 10 करोड़ रुपए की इनामी राशि मिली थी, जो पिछली बार से ठीक दोगुनी थी पिछले महिला विश्व कप से। मैं आपको बता दूं, भारत जो है इसमें जो अपना सफ़र जो है वो जो रॉबिन राउंड होता है उसमें ही भारत बाहर हो गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में पहले स्थान पर था? दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को 178 पदक मिले थे, 178 पदक, जबकि भारत जो था, भारत चौथे स्थान पर था। भारत चौथे स्थान पर था और भारत को 22 गोल्ड के साथ कुल 61 पदक मिले थे। 61 पदक मिले थे भारत को 22 गोल्ड के साथ, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा स्थान दोस्तों इंग्लैंड और तीसरा स्थान कनाडा और 5वां स्थान न्यूजीलैंड। ये 5वां, यानी ये टॉप 5 देश थे जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आयोजित हुए। उनमें ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर था, इंग्लैंड दूसरे स्थान पे था, कनाडा तीसरे स्थान पे था, भारत चौथे स्थान पे था, न्यूजीलैंड 5वें स्थान पे था। आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? यानी इसका मेजबान राष्ट्र कौन था? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में इन खेलों का आयोजन किया दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल 2022 का। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों ये बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो रोजर बिन्नी बनाए गए। दोस्तों ये भारत के पूर्व तेज गेंदबाज रहे हैं। और बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई जो है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट की संस्था है, यानी क्रिकेट भारत में जो होता है उन सब पर बीसीसीआई का ही नियंत्रण होता है। दोस्तों बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बनाए गए हैं। किसका स्थान लेंगे दोस्तों? ये इन्होंने जो स्थान लिया है वो सौरव गांगुली का लिया है। सौरव गांगुली यानी दादा का इन्होंने स्थान लिया है दोस्तों, सौरव गांगुली का स्थान। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ये लीजिए एक क्वेश्चन आ गया दोस्तों, वही अंग्रेजों की बात आ गई फिर से कि अभी क्वेश्चन आया था कि इंग्लैंड में एक स्टेडियम लेसेस्टर स्टेडियम का नाम भारतीय खिलाड़ी पर रखा गया। अब देखिए एक भारतीय मूल का व्यक्ति है वो इंग्लैंड की सर्वोच्च पद पे ही आसीन हो गया दोस्तों। इस बार जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं भारतीय मूल के, वो हैं दोस्तों ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो हैं वो भारत के ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। यानी एक समय था जब अंग्रेज ने हमको गुलाम बना रखा था, हमारे ऊपर राज करते थे, अब एक भारतीय इन पे राज करेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लिज, इनके पूर्व महिला प्रधानमंत्री थी लिज ट्रस, इन्होंने उनका स्थान लिया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2022 का पद्मश्री निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया? दोस्तों पद्मश्री जो है 2022 का वो जो नहीं मिला है वो शिंजो आबे को नहीं मिला है। शिंजो आबे कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई। दोस्तों इनको वर्ष 2021 में पद्म विभूषण दिया गया था दोस्तों।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से शिंजो आबे को नवाजा गया था। कब? 2021 यानी कि 22 के एक साल पहले। मैं आपको बता दूं कि इस बार भारत में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार 128, इसमें से 4 + 7 + 117, इस तरह से 4 कौन से हैं? पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 7 लोगों को दिया है, और पद्मश्री जो है वो 117 लोगों को दिया है। फिलहाल यहाँ पे पद्मश्री पूछ रहा है तो नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, भाला फेंक से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। सोनू निगम जो है वो दोस्तों गायक हैं, और शिवानंद जो हैं ये 126 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बनारस वाराणसी के हैं, और ये इनको योग के लिए मिला है दोस्तों। 126 वर्ष का व्यक्ति योग कर रहा है, कमाल की बात है, ये जरूर इसके लायक हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसे हिमाचल प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया? दोस्तों हिमाचल प्रदेश का जो उप मुख्यमंत्री है वो मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वो है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो इस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आपको जानकारी होगी जो हाल ही में चुनाव हुए थे दोस्तों, उन चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराते हुए वहां अपनी सरकार बनाई, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए, जबकि उप मुख्यमंत्री जो हैं वो मुकेश अग्निहोत्री हैं। इस दौड़ में दोस्तों पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, उनकी लड़की प्रतिभा सिंह भी थी, लेकिन उन्हें ये पद नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का गुजरात राज्य में उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है दूधवाणी। इसका नाम है दोस्तों दूधवाणी। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से इसको शुरू किया गया है। क्या उद्देश्य है? ये जो दूधवाणी है ये पशुपालकों के लिए किया गया है। पशुपालक जो है वहाँ के किसान हमारे, उनको ये जो रेडियो का सामुदायिक रेडियो स्टेशन है ये शुरू किया गया है ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से। मैं आपको बता दूं कि जितने भी पशुपालक हैं उनको वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी इस दूधवाणी रेडियो स्टेशन के जरिए। दोस्तों चलिए हम लोग आज ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप इन सारे क्वेश्चन को रट डालिए, लिख लीजिए, नोट डाउन करिए, और बढ़िया से नोट्स बनाकर अपनी पढ़ाई करिए। दोस्तों ये चैनल, ये वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो आपको मिलती रहे, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।